अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 44। अतीक ने थैले में से एक डब्बा सा निकाला जो तकरीबन 3 इंच चौड़ा और 4 साढ़े 4 इंच लंबा था। उसने ये सामने रख दिया। ये है वो बम जो हमने बनाया है, अतीक ने कहा। ठहरो दोस्तों, एक आदमी जो उम्र में उन सब से बड़ा मालूम होता था बोला, पुरुषोत्तम जी, आप आए कहाँ से हैं? मैं धर्मेंद्र को बता चुका हूँ कि ये पूछना और बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, अतीक ने जवाब दिया। क्या आप इस शहर के रहने वाले हैं? उस आदमी ने पूछा। नहीं, अतीक ने जवाब दिया, बहुत दूर से आया हूँ। अगर तुम्हें शक है तो तुम ये भी देख लो। उसने डिस्क निकाल कर सबको दिखाई। छोटी उम्र के नौजवान अपने उस साथी को जो अतीक से सवाल पूछ रहा था टोकने लगे कि वो पुरुषोत्तम जी को परेशान ना करे। रामस्वरूप इसी बेएहतियाती की वजह से फांसी चढ़ गया है, उस आदमी ने कहा। हमारे पास बाहर के आदमी आते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। पुरुषोत्तम जी, आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। सिर्फ उस लीडर का नाम बता दें जिसने आपको भेजा है। मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, अतीक ने कहा। वो आदमी जो अतीक से तस्दीक करवा रहा था उठा और आहिस्ता आहिस्ता अतीक की तरफ बढ़ा और उसके सामने आकर रुक गया। तुम पुलिस के आदमी हो, उस शख्स ने कहा। मैंने तुम्हें कहीं देखा है और तुम हिंदू नहीं, मुसलमान या ईसाई हो। उसने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से जंजीर चढ़ा दी। अपने साथियों से कहने लगा, दोस्तों, रामस्वरूप और चरण सिंह की फांसी का बदला ले लो। इस गद्दार को ख़त्म करो और कोठरी का फर्श खोद कर लाश दबा दो। इस कमरे की एक भी खिड़की नहीं थी, 2 रोशनदान थे, उनसे रोशनी आ रही थी। पकड़ लो इसे, उस आदमी ने कहा। अतीक ने बड़ी तेज़ी से थैले में से रिवाल्वर निकाल लिया। मैं सीआईडी का इंस्पेक्टर हूँ, अतीक ने कहा। एक आबी आदमी अपनी जगह से हिलकर देखे। सब दीवार के साथ खड़े हो जाओ, मुंह दीवार की तरफ, मुंह दीवार की तरफ। रिवाल्वर की नाली अपनी तरफ देखकर सब दीवार के साथ लगकर इस तरह खड़े हो गए कि सब के मुंह दीवार की तरफ थे। यहाँ तुम्हारा अपना बम रखा हुआ है, अतीक ने कहा। मैं बाहर निकलकर इस पर रिवाल्वर की एक गोली फायर करूँगा, तुम्हारी लाशें इस मकान के मलबे से निकाली जाएंगी। ज़रा ठहरो इंस्पेक्टर साहब, उसी जवान साल आदमी ने जिसने अतीक को पहचान लिया था पीछे मुड़कर कहा। आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप अंग्रेज़ तो नहीं, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। हम आपको ग़ुलामी से निकालने के लिए अपने आप को ख़तरों में डाल रहे हैं। हमने आपको क्या नुकसान पहुंचाया है? गद्दार ना बनो। आपके आबाओ जदाद इस मुल्क के बादशाह रह चुके हैं, ये मुल्क आपका है। अतीक दरवाजे की तरफ पीठ करके पीछे हटता गया और बाएं हाथ से जंजीर खोल दी। वो बाहर निकला और कबाड़ बंद करके बाहर से जंजीर चढ़ा दी। सहन में जाकर उसने हवा में रिवाल्वर की एक गोली फायर की और दौड़कर बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। 15 कांस्टेबल दौड़े आए। साइकिलों वाले कांस्टेबलों ने उस गार्ड को जाकर इतला दे दी थी कि अतीक एक मकान में चला गया है। वो फौरन पहुंचे और मकान में दाखिल हो गए। अतीक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और तमाम आदमियों को पकड़ लिया गया। अब अतीक तफ्तीशी अफसर बन गया। मकान की तलाशी ली गई। वैसी साख्त के 6 बम और 2 शिकारी बंदूकें बरामद हुई। एक अलमारी में से 1000 से ज़्यादा पम्फलेट बरामद हुए। ये अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे गए थे और लोगों को बगावत के लिए भड़काया गया था। मकान को ताला लगाकर सर बेमहर कर दिया गया और तमाम मुल्ज़िमों को स्पेशल ब्रांच के हेड क्वार्टर में ले आए। हमने बहुत बड़ा शिकार मारा था।
नया बम जो अतीक अपने साथ ले गया था वो सिर्फ डब्बा था और उसमें मिट्टी भरी हुई थी। उस शाम सुल्तान ने मुझे अपने पास बिठा लिया। सिकंदर, उसने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मैं लाजवंती के साथ शादी कर रहा हूँ। मैंने हैरान सा होकर उसकी मुंह की तरफ देखा। हाँ सिकंदर, सुल्तान ने कहा, मैं जानता था कि तुम हैरान हो जाओगे। तुम मेरे अजीज दोस्त हो, भाई कहूँ तो ठीक होगा। मैं इतने दिन तुम्हारे साथ एक झूठ बोलता रहा हूँ। मैं हर रात लाजवंती से मिलने जाया करता और तुम्हें बताया करता था कि मैं उससे राज लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसे शादी का झांसा दे रहा हूँ। नहीं सिकंदर, ये झांसा नहीं, ये मेरा फैसला था। मैंने सुराग रसानी तो दूसरी ही मुलाकात में कर ली थी। बाकी मुलाकातें मोहब्बत की मुलाकातें थी। ये लड़की पहले रोज़ ही मेरे दिल में उतर गई थी। तुम तो अक्ल वाले हो सुल्तान, मैंने कहा, क्या तुम्हारे लिए यही लड़की रह गई है? तुम अपने रिश्तेदारों में क्यों शादी नहीं करते? अपने जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की कंवारी लड़की के साथ शादी करो। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने कहा। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं घर से भागा हुआ यतीम बच्चा हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी माँ बाप का अकेला बेटा था। मैं 12 साल का था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए और 6-7 महीनों बाद वालदा भी फौत हो गई। मुझे अपने मामू ने पाला। उसने मुझे 10 जमातें तो पढ़ा दी, लेकिन मेरी सारी जायदाद, मेरे मकान, बीमा सामान अपने कब्ज़े में कर लिया। उसने बहुत ज़्यादा कीमत ली है सिकंदर। अगर मुझे मामू के घर में सिर्फ प्यार मिल जाता तो मुझे अपनी जायदाद का दुख ना होता। वहाँ मेरी हैसियत नौकर की सी रह गई थी। मैं तुम्हें सुनाऊं कि मेरे साथ क्या सलूक होता था तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरा ख्याल है कि वो लोग चाहते थे कि मैं इस घर से भाग जाऊं। मेरे 2 मामूजाद भाई मुझे मारते पीटते। एक रोज़ तंग आकर मैं घर से भाग खड़ा हुआ। मैं तो इन अंग्रेज़ों को दुआएं देता हूँ जिन्होंने मुझे पुलिस में भर्ती कर लिया और कांस्टेबल की बजाय ASI भर्ती किया। मैं भी तुम जैसा हूँ सिकंदर। सुल्तान को मैं मुतमिन और मसरूर समझा करता था। उसने अपने घर के मतलब कभी नहीं बताया था। उसने पहली बार बताया तो मेरे आंसू निकल आए। उसका दिल मेरी तरह ज़ख्मी था। मुझे अपने माँ बाप और अपना घर याद आ गया। मुझे सच्चा प्यार लाजवंती से मिला है, सुल्तान ने कहा, और वो प्यार की ही प्यासी है। ये प्यार का ही करिश्मा है कि वो उस गिरोह के मतलब जो कुछ जानती थी वो उसने बता दिया। वो कल रात इस कमरे में होगी। वो कहती थी कि अपना जेवर और बहुत सी रकम भी साथ लाएगी। मैंने उसे मना कर दिया, ये चोरी होगी। ऐसे ही हुआ। अगली रात लाजवंती हमारे कमरे में आ गई। दिन के वक्त मैंने और सुल्तान ने इंस्पेक्टर विल्काक्स के साथ बात कर ली थी। सुल्तान ने जज्बाती लहजे में विल्काक्स के साथ बात की थी। विल्काक्स बहुत खुश था कि हमने उसे दहशतगर्दों का एक बड़ा गिरोह पकड़वा दिया था। उसने सुल्तान को लाजवंती के साथ शादी करने की इजाज़त दी और फैमिली क्वार्टर देने का भी वादा कर लिया। एक मौलवी को बुलाकर लाजवंती को मुसलमान किया गया। फिर सुल्तान के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया गया। वो दीवानों का क्वार्टर में चले गए और मैं कमरे में अकेला रह गया। सब इंस्पेक्टर अल्लाहदाद खान, अतीक और हमारे 2 साथी अफसरों ने मुझे कहा कि सुल्तान ने पुलिस वाली अक्ल इस्तेमाल नहीं की, जज्बात से फैसला किया है। उसने अपने आप को बहुत बड़े ख़तरे में डाल दिया है। सुल्तान अहमद लाजवंती के साथ क्वार्टर में चला गया। मैं अपने कमरे में तन्हा रह गया। वो रात जो सुल्तान की शब अरूसी थी मेरे लिए शब गम बन गई। सुल्तान मेरा अजीज़ दोस्त था। वो मेरी तन्हा और महजूर ज़िंदगी का साथी था, मेरे जज्बात का सहारा था। इतने अरसे की दोस्ती में उसने 1-2 रोज़ पहले मुझे बताया था कि मेरी तरह वो भी दुनिया में तन्हा और मजलूम है। उसके इस इंकशाफ से मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे हम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया तो मुझे पता चला कि वो मेरे शब रोज़ में एक खला छोड़ गया।
جو اس کے سوا اور کوئی پر نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس رات محسوس کیا کہ میں ایک خلا میں معلق ہو گیا ہوں اور اب اس خلا میں ہی بھٹکتا رہوں گا۔ لاجونتی حسین لڑکی تھی، میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے اچھی لگی تھی، لیکن سلطان اس کے ساتھ چلا گیا تو لاجونتی مجھے یوں بری لگنے لگی جیسے وہ سلطان کو مجھ سے چھین کر لے گئی ہو، جیسے اس نے سلطان کو میرے وجود سے نوچ لیا ہو۔ وہ تو مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر پہلے سب انسپکٹر اللہ داد خان اور میرے 2-3 ساتھی انسپکٹروں نے کہا تھا کہ سلطان نے اسے ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ یہ خطرہ مجھے بھی نظر آنے لگا، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ سلطان ایسا بدھو اور اناڑی تو نہیں کہ اسے ہندو لڑکی کے ہاتھوں پٹ جائے گا۔ میرے اس خیال کو میرے ایک اور خیال نے رد کر دیا۔ سلطان آخر جوان آدمی تھا اور میری ہی طرح وہ پیار کا ترسا ہوا تھا۔ میں بھی گلشن آرا کے ساتھ رات کی تنہائی میں بھٹک گیا۔ مجھے جیسے اور سلطان جیسے تشنع آدمیوں کے جذبات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ہم جیسی تشنگی سے کبھی دو چار ہوا ہو۔ یہ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کردار سلطان کی نسبت زیادہ پختہ تھا، اور خواجہ صاحب نے مجھے عورت کو اپنے اوپر سوار کرنے سے روکا بھی تھا، پھر بھی میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ سلطان کا ذہن تو 2 اوسط درجے کا ذہن تھا، جس میں اب پولیس کی ٹریننگ بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے میں کردار کی پختگی کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر مجھے یہ خطرہ شدت سے محسوس ہونے لگا کہ لاجونتی اسے پیار اور اپنے جسم کی دلکشی کے جادو میں لا کر کہیں پھنسا دے گی یا مروا دے گی، اور یہ لاجونتی کی انتقامی کارروائی ہوگی۔ پھر خیال آتا کہ نہیں، سلطان اتنا کچا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وہ رات یاد آئی جب لاجونتی کو ہم دونوں دھوکے میں اپنے کمرے میں لائے تھے۔ لاجونتی نے اپنی بیوگی کی، اپنی ماں باپ اور دہشت گردوں کے سلوک کی داستان سنائی تھی تو وہ بہت روئی تھی۔ وہ پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اگر اس نے دھوکہ دینا ہوتا تو شادی جیسے لمبے چکر کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان تو اسے ملنے تو جاتا ہی رہتا تھا، تو اسے اغوا کرا سکتی تھی، مروا سکتی تھی، پھر اس نے پورے گروہ کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں متضاد خیالوں اور سوچوں کی کشمکش میں پڑا رہا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میری اپنی جذباتی کیفیت اکھڑ گئی ہے، اور یہ اسی کا اثر ہے کہ میرے ذہن میں انتشار پیدا ہو گیا۔ میں اپنی اس ذہنی کیفیت سے پریشان ہونے لگا۔ یہ پریشانی افسردگی بن گئی اور مجھے تنہائی کا احساس ڈسنے لگا۔ اس کیفیت میں مجھے شہناز یاد آ گئی۔ یاد بھی ایسے آئی جیسے وہی میری زندگی کی ساتھی ہو۔ میں اس کے تصور میں گم ہونے لگا۔ سکندر، میں اس آواز پر چونک پڑا۔ دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ نظریں کمرے کے وسط میں گھوم گئیں۔ میں اکیلا تھا۔ آپ کو شاید کبھی ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی نے پکارا ہے لیکن پکارنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ میں بھی اسے اپنی آواز سمجھا۔ یہ آواز ایک خیال بن گئی۔ کسے یاد کیا ہے تو نے سکندر؟ مجھے سوچ آئی۔ شہناز تیری زندگی کی ساتھی نہیں ہو سکتی۔ وہ تجھے چاہتی رہی ہے، اس لیے کہ وہ تنہا تھی اور تیرے رحم و کرم پر تھی۔ پھر اس تنہائی میں وہ مجھے کیوں یاد آئی؟ کیونکہ وہ حسین عورت ہے۔ شاید یہ بھی میری ہی آواز تھی۔ تو جوان ہے اور شہناز تجھ جیسے جوانوں کو پاگل کر دینے والی حسین عورت۔ بات کچھ ایسی ہی تھی، ورنہ شہناز کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا؟ میں نے اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی تو مجھے ذرا زور لگانا پڑا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ شہناز میرے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ یہ تو میرے اندر کوئی ایسی قوت تھی جس کی نشاندہی دوسروں نے کی تھی کہ میں اپنے الٹے سیدھے خیالوں پر قابو پا لیا کرتا تھا۔ میں نے اس قوت کی موجودگی کو خود بھی محسوس کیا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔
میں لیٹتا تھا تو آنکھ لگ جاتی تھی، مگر وہ رات آدھی گزر گئی تو بھی نیند نہ آئی۔ صبح سلطان نے مجھے جگایا، ڈیوٹی پر جانے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ناشتہ اس کے گھر کروں۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹلنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تم نے لاجونتی کا کوئی نام رکھا ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ اس نے مسلمان ہونے سے پہلے ہی اپنا نام رکھ لیا تھا، سلطان نے کہا۔ میں جب اس سے ملنے جایا کرتا تھا تو 2 مرتبہ اس نے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی تو اپنا نام چاند بی بی رکھے گی۔ کہتی تھی کہ یہ نام اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے اسی نام کو پکا کر دیا ہے، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ میں اسے لاجو کہا کروں گا، یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے۔ رات کیسی گزری؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو بڑی جذباتی لڑکی ہے سکندر، سلطان نے کہا۔ بات بات پر اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک بار تو ایسی روئی کہ میں پریشان ہو گیا، پھر ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی کہ میں ایک دن کے لیے اس کا رونا برداشت کر لوں۔ کہتی تھی کہ یہ خوشی اور اطمینان کا رونا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ وہ ایسے محسوس کر رہی ہے جیسے بڑے ظالم قید خانے سے رہا ہوئی ہو۔ پھر وہ ہندوؤں کو اور پنڈتوں کو برا بھلا کہتی رہی۔ سلطان کا کوارٹر دور نہیں تھا، اس نے بات لمبی شروع کر دی تھی۔ راستے میں وہ رک گیا اور پوری بات سنائی۔ اس نے بتایا کہ ایک بار تو لاجو نے سلطان کے پاؤں میں سر رکھ دیا، مجھے جان سے مار ڈالنا۔ لاجو نے سلطان کے پاؤں پر سر رکھ کر کہا، دھوکہ نہ دینا۔ بے وقوف لڑکی، سلطان نے اس کا سر اٹھا کر جذباتی لہجے میں کہا، دھوکہ کیوں دوں گا؟ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ تم پر جو بھی وہم سوار ہے وہ اتار پھینکو۔ یہ وہم نہیں سلطان، لاجو نے کہا، میں ایک ناپاک عورت ہوں۔ تم نے مجھے اسلام میں لا کر پاک تو کر دیا ہے، لیکن میں یہ تو نہیں بھول سکتی کہ 3-4 آدمیوں نے مجھے بلا اجرت طوائف بنا لیا تھا۔ خدا کے لیے بھول جاؤ کہ آج رات تک کیا ہوا تھا۔ سلطان نے کہا، اگر میں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے نیکی کی ہے تو میری نیکی برباد نہ کرو، اور اگر تم نے میری محبت کی خاطر اسلام قبول کیا ہے تو اپنی محبت کو مجروح نہ کرو۔ وہ دونوں رات بھر جاگتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے سلطان کی آنکھ لگ گئی۔ لاجو نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ سلطان، لاجو نے اسے پوچھا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا تم سو گئی تھی؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، لاجو نے جواب دیا، نیند نہیں آئی۔ سوؤں گی تو خواب آئیں گے نا، سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، جاگتے میں کیسے خواب دیکھو گی؟ نہیں سلطان، لاجو نے معصوم بچوں کی طرح کہا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑا سہانا خواب ہے۔ میں اتنی خوش قسمت تو نہیں ہو سکتی۔ لاجو، سلطان نے کہا، خوش قسمتی کا ماتم نہ کرو۔ اب تم مسلمان ہو، ہمارے خدا پتھر کا بنا ہوا نہیں۔ تم ہمارے خدا کو چھو نہیں سکو گی، اسے محسوس کر سکو گی۔ سلطان مجھے رات کی روداد سنا رہا تھا اور میں پولیس والوں کی طرح اس کا ایک ایک لفظ اس طرح سن رہا تھا کہ لاجو کے کون سے الفاظ پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ سلطان کی اتنی لمبی بات سے میں یہی سمجھ سکا کہ لاجو جس پناہ کے خواب دیکھتی ہے وہ اسے مل گئی ہے اور وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر بھی سلطان، میں نے اسے کہا، ہوشیار رہنا، ہر وقت خامد ہی نہ بنے رہنا، کبھی کبھی لاجو کے ساتھ باتیں کرتے اسپیشل برانچ کے سب انسپکٹر بھی بن جایا کرنا۔ مجھے انگریزوں کی بادشاہی کا غم نہیں یار، مجھے تمہارا غم ہے۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ تم نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ہندو اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ تمہیں نہیں تو لاجو کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسے اغوا کر سکتے ہیں، اسے ساتھ لے کر کہیں سیر سپاٹے کے لیے نہ نکل جانا۔ اللہ کو جو منظور ہوگا، سلطان نے کہا۔ میں نے لاجو کو اللہ کے نام پر مسلمان کیا ہے، اللہ اپنے نام کی لاج تو ضرور رکھے گا۔ جانے دو ان باتوں کو سکندر، میں احتیاط کروں گا۔ تم اب یوں کیا کرو کہ کھانا میرے گھر کھایا کرو،
तुम्हारा नाश्ता और दोनों वक्त का खाना मेरे घर हुआ करेगा। मैंने उसकी पेशकश कबूल ना की। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मखल होना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने बहुत इसरार किया, बहुत ज़िद भी की, लेकिन मैं ना माना। उसके घर गया तो लाजो ने भी यही ज़िद की। मैंने उसकी भी ज़िद कबूल ना की। लाजो, मैंने उसे मजाक के रंग में कहा, इस सुल्तान की कौन सी खूबी तुम्हें अच्छी लगी कि इसके पीछे तुमने अपना मज़हब ही छोड़ दिया? मैंने तो इसमें कोई बात नहीं देखी। मेरा ख्याल था कि लाजो मजाक का जवाब मजाक से देगी, और अगर उसने कोई जवाब ना दिया तो हंस पड़ेगी या मुस्कुरा देगी या शर्मा जाएगी, लेकिन उसके खिले हुए चेहरे पर संजीदगी आ गई। भाई मेरे, उसने संजीदा लहजे में कहा, मुझे वो रात याद है जब तुम मुझे अपने कमरे में लाए थे। मैं तो समझी थी कि तुम दोनों मुझे बहुत ख़राब करोगे। मैं हैरान हूँ कि मैंने अपने आप को पेश भी कर दिया था, लेकिन तुमने मुझ जैसी खूबसूरत और जवान औरत को बुरी नज़र से भी ना देखा। मैं जिस तरह तुम्हारे पास आई थी, तुमने उसी तरह मुझे भेज दिया। तुम दोनों मुझे अच्छे क्यों ना लगते? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं सके थे, वो मैं जानती हूँ। लाजो ने नाश्ता हमारे आगे रखा और ख़ुद अलग बैठ गई। लाजो, सुल्तान ने उसे कहा, हिंदुओं वाले तौर तरीके छोड़ दो, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। उसने सुल्तान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। हाँ भाभी, मैंने कहा, मुसलमानों में यूँ नहीं होता, अपना जहन खोल दो। वो झिझकती हुई हमारे साथ नाश्ते के लिए बैठ गई। हमारे हेड क्वार्टर में कांस्टेबलों की बारक और हिंदुस्तानी इंस्पेक्टरों के कमरों में बहुत दिन सुल्तान और लाजो की शादी की बातें होती रहीं। वहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगीं। स्टाफ के मुसलमान ये बातें बढ़ चढ़ कर करते थे। मुझे ये ख़तरा महसूस होने लगा कि अपने स्टाफ के हिंदू कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ही सुल्तान के ख़िलाफ़ कोई ज़मीन दोज़ वार कर गुजरेंगे। हिंदुओं की नीयत ठीक नहीं थी। जिन 7 आदमियों को पकड़ा गया, उनका मुकदमा भी स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। मुल्ज़िमों की तरफ से बड़े काबिल वकील पेश हुए। उन्होंने कानून के हवाले दे देकर साबित करने की कोशिश की कि मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और मकान की तलाशी कानून के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन ट्रिब्यूनल ने एक न सुनी और 20-22 रोज़ की रोज़ बरोज़ समाअत के बाद तमाम मुल्ज़िमों को मुख्तलिफ दफ़ात में 10-10 साल सज़ाए कैद दी। मुकदमे के दौरान मुझे शहनाज का ख़त मिला। ख़त मुख्तसर था, मेरे प्यारे सिकंदर, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारा वक़्त तो बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। मैं जहन्नम में पड़ी तड़प रही हूँ। माँ की हालत तुम देख गए थे, उसकी हालत वैसी ही है। अगर ये मेरी माँ ना होती तो मैं अपने हाथों उसका गला घोंट देती। वो बड़ी गलीज़ और अज़ियतनाक बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उसने इबरत हासिल नहीं की। मुझे कहती है कि किसी दौलतमंद आदमी के साथ शादी कर लो। इसका मतलब ये है कि मैं किसी दौलतमंद को फांस लूँ, और जिस तरह तुम्हारे अब्बा जान के घर से पैसे अपने घर पहुँचाती रही थी, उसी तरह अब भी करूँ। माँ ने एक दौलतमंद आदमी मेरे पीछे डाल दिया है और मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तन्हा हूँ। मेरे भाइयों को मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मैंने सुना है कि लोगों ने मेरे मुतल्लक अजीबो गरीब कहानियाँ घड़ ली हैं। मैं तो घर से निकलती ही नहीं। मेरी पुरानी सहेलियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें मेरे घर आने से मना कर दिया है। तुम आओ और मुझे ले जाओ, जहाँ रखोगे, जिस हालत में रखोगे मैं रहूँगी। तुम मेरी दस्तगीरी नहीं करोगे तो मेरे सामने एक रास्ता और है, ये है खुदकुशी। मैं तुम्हारे ख़त का इंतज़ार करूँगी। मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता था और मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो खुदकुशी कर ले। मैंने उसे जवाब लिखा जिसमें झूठी तसल्लियाँ दी। उसके सिवा मैं और कर ही क्या सकता था। झूठा वादा कर दिया कि मैं आऊँगा। मैंने शहनाज का ख़त सुल्तान को दिखाया और कहा कि मैं परेशान हूँ।
तुम क्यों परेशान हो? सुल्तान ने कहा। इस लिए कि उसने तुम्हारे बाप को जहर पिला पिला कर मार डाला था, या इसलिए कि उसने तुम्हें अगवा कराया था? मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें नवाबजादा हमीदुल्लाह खान की जागीर में कत्ल होने से बचाया था, फिर उसने हमारा साथ दिया था, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि तुम उसके लिए परेशान होते रहो और उसके बुलाने पर चले जाओ। उसे अब जहन से उतार दो सिकंदर। वो उड़ता पंछी है, उसका कोई आशियाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना तो मेरा भी कोई नहीं, आशियाना भी नहीं था, लेकिन शहनाज के साथ मिलकर तो मैं आशियाना नहीं बना सकता था।